गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपना भारत के भूगोल के अंतर्गत जो अपन भारतीय भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अपन ने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ लिया था। और हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि अपन ने जो हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा था ना, वो था उत्तर से लेके दक्षिण तक। मतलब कि भौगोलिक दृष्टि हिमालय को 4 भागों में बांटा था। जैसे मान लो कि ऊपर वाला आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय, उसके बाद दूसरा बताया था आपको वृहद हिमालय, फिर आपको तीसरा बताया था लघु हिमालय, और चौथा आपको बताया था शिवालिक की पहाड़ियां। वो था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। आज अपन हिमालय की प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करेंगे। तो देखो, प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। भौगोलिक दृष्टि से भी हिमालय को 4 ही भागों में बांटा गया था, और प्रादेशिक दृष्टि से भी हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग, पहले आप 4 भाग देख लो कौन कौन से हैं। जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये इसके क्या हैं? 4 पार्ट है प्रादेशिक दृष्टि से। आज अपन देखो एक एक पार्ट के बारे में अपन अध्ययन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, ये नदियों के बारे में ऐसा डायग्राम आपको बना लेना है अपने नोट्स के अंतर्गत। सबसे पहले अपन देखो पंजाब हिमालय की बात करते हैं। देखो, ये पंजाब हिमालय है, इसको कहीं कहीं आपको हिमाचल हिमालय भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको हिमाचल हिमालय भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको कश्मीर हिमालय भी मिलेगा। इस पंजाब हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका विस्तार है ना, वो ज्यादा तो कश्मीर के अंतर्गत है, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, इसलिए इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि पंजाब हिमालय के और कौन कौन से नाम है। तो इसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, कश्मीर हिमालय भी इसको कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखो, ये जो पंजाब हिमालय है, ठीक है ना, इसकी अपन लंबाई की बात करेंगे। तो पंजाब हिमालय की कुल लंबाई की अपन बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 570 किलोमीटर। ठीक है। एक बात आपको भी ध्यान रखनी है कि पंजाब हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 570 किलोमीटर। उसके बाद में देखो, एक बात यहां से स्टार्ट करना है अपन को कि सबसे पहले तो आपको लिखना है कि पंजाब हिमालय को हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय का विस्तार देखो, ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी। तो ये जो वाला भाग आपको दिख रहा है, इसके और इसके बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा है? पंजाब हिमालय है। तो ये भी बात आपको लिखनी है कि पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 570 किलोमीटर। अब देखो, कल अपन ने जैसे मान लो कि वो ट्रांस हिमालय पढ़ा था, ठीक है ना, वैसे ये जो पंजाब हिमालय है, इसकी मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है? तो देखो, एक श्रेणी तो यहां पर आप देखोगे मैप के अंतर्गत, तो वो कौन सी है? वो है काराकोरम। इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य, इसके उपनाम इसको हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। फिर इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? तो इसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और पीर पंजाल इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। उसके बाद में देखो, अपन ने कल पढ़ा था सियाचिन। सियाचिन के बारे में बताया था ना मैंने आपको। सियाचिन क्या था? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर था। वो भी किसमें स्थित है? पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है। इसके बाद में देखो, इस पंजाब हिमालय का जो ढलान वाले क्षेत्र नहीं है क्या, वहां पर फूलों के बागान भी पाए जाते हैं, और यहां पर केसर और जाफरान की खेती भी की जाती है। तो ये तो था पंजाब हिमालय के बारे में। उसके बाद अपन दूसरा पढ़ते हैं, कुमाऊं हिमालय। दूसरा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। हिमालय का दूसरा पार्ट है कुमाऊं हिमालय। सबसे पहले देखो, अपन इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो इसका विस्तार जैसे मान लो कि पंजाब हिमालय का
पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ था? सिंधु से लेकर सतलज नदी। अब कुमाऊं हिमालय का विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली सिंध वाला, ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो ये जो पंजाब हिमालय है, इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो देखो इसकी ऊंचाई ज्यादा है ये कुमाऊं हिमालय की ना, पंजाब की कम है, कुमाऊं की ज्यादा। ऐसे हैं ये थोड़ा, इससे थोड़ा सा ये ज्यादा ऊंचा है, और इस सबसे ज्यादा ऊंचा नेपाल हिमालय आएगा। ठीक है ना, तो पहली बात तो आपको लिखनी है, इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली सिंध नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरा, यह पंजाब हिमालय से ऊंचा है, यह पंजाब हिमालय से ऊंचा है, और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो यह है 320 किलोमीटर की लंबाई के अंतर्गत ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके अंतर्गत जो मुख्य चोटियां पाई जाती हैं उसमें एक नंबर पे तो है बद्रीनाथ। 2 नंबर के अंतर्गत है बद्रीनाथ, जिसकी ऊंचाई की अपन बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है मीटर। ठीक है, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद में है त्रिशूल, उसके बाद में है गंगोत्री। ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो इसका विस्तार, इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली सिंध नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरी, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, गंगोत्री है, ये इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, उसके बाद में जो गंगा और यमुना नदी है ना, उसके उद्गम स्थल जैसे गंगोत्री और जमुनोत्री वो इसी हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कुमाऊं हिमालय। उसके बाद में अपन तीसरा पढ़ते हैं नेपाल हिमालय। इसकी बात करते हैं अपन नेपाल हिमालय की। तो देखो सबसे पहले तो आपको वही देखना है कि जो नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय का विस्तार, तो नेपाल हिमालय का विस्तार आप क्या बताओगे? ये नेपाल हिमालय। ठीक है ना, तो काली सिंध और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय स्थित है, और ये जो हिमालय के जो प्रादेशिक वर्गीकरण है ना, उसमें सबसे ऊंचा भी है। ठीक है, सबसे ऊंचा भी है, और इसके अगर विस्तार की बात की जाए तो ये लगभग 800 किलोमीटर के अंतर्गत फैला। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो ये जो नेपाल हिमालय, इसको नेपाल में तो अपन नेपाल हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको सिक्किम के अंतर्गत सिक्किम हिमालय कहा जाता है, भूटान में इसको भूटान हिमालय बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसको दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये इसके क्या हैं? उपनाम हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की, इसके अंतर्गत जो प्रमुख चोटियां पाई जाती है वो एक तो आपको माउंट एवरेस्ट ही मान लो 8,848 मीटर। ठीक है ना, इसकी प्रमुख चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, ये सारी इसकी प्रमुख चोटियां हैं। फिर अगला है असम हिमालय। तो असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है। ठीक है, ये हिमालय का सबसे निचले वाला भाग है। ये हिमालय का सबसे प्रादेशिक वर्गीकरण से देखा जाए ना तो सबसे नीचे वाला भाग है। और इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार है 740 किलोमीटर के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। एक बार दोबारा से देख लो, हिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण की दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, जिसका विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली सिंध नदी तक। तीसरा है नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार है काली सिंध नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। और चौथा है असम हिमालय, जिसका विस्तार है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। यह फैला हुआ है लगभग 540 किलोमीटर में, यह फैला हुआ है 320 किलोमीटर में, यह फैला हुआ है 800 किलोमीटर में, यह फैला हुआ है 740 किलोमीटर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं वो है जास्कर है, पीर पंजाल है, लद्दाख है, काराकोरम है, ये इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं।
ठीक है ना। इसके अलावा देखो एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो पंजाब हिमालय है इसके अंदर से मान लो कि वो डल झील है ना, डल झील वगैरह वो सब इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरी है कुमाऊं हिमालय, इसकी अपन को ऊंची चोटी आपको बताया दिया है, जैसे गंगोत्री है, केदारनाथ है, यमुनोत्री है, त्रिशूल है, ये इसकी प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। हिमालय की मैंने आपको बताई माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, ये इसकी प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। और ये जो प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो ये हिमालय का सबसे ऊपर वाला, सब ऊंचाई की दृष्टि सबसे ऊंचा है। और लास्ट में कौन सा है, असम हिमालय, जो 740 किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। तो ये हिमालय का हो गया प्रादेशिक वर्गीकरण। तो हिमालय, सबसे पहले अपन ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हिमालय का अपन ने भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद में हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब देखो अपन को पढ़ना है हिमालय का महत्व। हेडिंग डालनी है आपको, हिमालय का महत्व। हिमालय का महत्व हेडिंग डालो, हिमालय का महत्व, ये हेडिंग डालनी है हिमालय का महत्व, कि हिमालय पर्वत के कौन कौन से महत्व होते हैं। तो देखो ये तो आपको बेसिक खुद को ही पता होगा कि हिमालय पर्वत के महत्व कौन कौन से हो सकते हैं। कम से कम आपको 7-8 पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं, मैं आपको जनरली बता देता हूं कि देखो सबसे पहले तो बात यह कि हिमालय है, हिमालय जो है ये भारत के देखो उत्तर दिशा के अंतर्गत, ठीक है ना, उत्तर दिशा के अंतर्गत फैला हुआ है। और आपको पता ही है कि इधर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो हिमालय क्या करता है कि भारत के अंदर उत्तर दिशा के अंतर्गत फैला हुआ है, जिससे क्या है कि उत्तर से जो ठंडी पवनें आती हैं, साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती हैं, उससे उस पवनों को रोककर भारतीय जो उपमहाद्वीप में जो लोग रहते हैं उनसे उसकी रक्षा करता है। पहला महत्व तो आपको ये लिखना है। दूसरा महत्व है कि हिमालय पर्वत भारत की क्या है, एक प्राकृतिक, अन्य देशों के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है। तीसरा महत्व है कि जैसे मान लो कि इधर तो क्या है, अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी वाला, जो मानसून इधर से यहां जाएगा और इधर से यहां जाएगा तो हिमालय से टकराकर क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करता है। तो ये क्या, इस अगला महत्व आप क्या लिखोगे कि ये मानसूनी पवनों को रोकता है, जिससे क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। अगला पॉइंट, हिमालय के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे पर्यटन स्थल भी स्थित हैं, जैसे मान लो शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, ठीक है। उसके बाद में हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे दार्शनिक स्थल भी स्थित है, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ठीक है। उसके बाद में हिमालय के अंतर्गत क्या है, हिमालय के अंतर्गत बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। एक जैसे मान लो कि हिमालय के अंदर क्या है, बर्फ जमी रहती है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है, नित्यवाही होती हैं, क्योंकि उसमें वर्षा का जो काल समाप्त हो जाता है उसके बाद भी क्या है, उसमें से जल निकलता रहता है, और वो जल जिससे क्या है नदियां चलती रहती हैं और भारतीय कृषि के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सारे क्या है, हिमालय के महत्व के अंतर्गत लिखना है। तो आपका जो भारत का अपन भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत 1 नंबर का था ना अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी अपन सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं। सेकंड अपना जो सेकंड जो इसका वर्गीकरण है वो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये इसका सेकंड पार्ट है, उत्तर का विशाल मैदान। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसकी स्थिति देख लेते हैं, उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति कहाँ है। जैसे मान लो कि उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति की अपन बात करें तो ये तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, ये है पूरा उत्तर का विशाल मैदान, जिसको अपन विशाल मैदान भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये है उत्तर का विशाल मैदान। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसकी सिचुएशन देखते हैं कि कहां पर स्थित है। तो उत्तर के विशाल मैदान आप क्या बोलोगे कि उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत, और नीचे कौन सा आ गया, नीचे आ गया, ऐसे मान लो कि आप नीचे की बात करोगे, जैसे ये नीचे वाला क्षेत्र हो गया, तो नीचे आ गया प्रायद्वीपीय, ये क्या है, ये पूरा ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है।
हिमालय पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य के अंतर्गत ये स्थित है। अब देखो इस मैदान, ये जो मैदान है, ये मैदान स्वतंत्रता से पूर्व इस मैदान को क्या बोलते थे? स्वतंत्रता से पूर्व इस मैदान को बोला जाता था गंगा, ठीक है, गंगा कोमा सिंधु कोमा ब्रह्मपुत्र। स्वतंत्रता से पहले इस मैदान को गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान बोला जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां से रावी, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान में चली गई। इसलिए इस मैदान को अपन क्या बोलते हैं? इस मैदान को बोलते हैं गंगा सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको कहा जाता है। तो एक बात आपको भी ध्यान में रखनी है, पहले तो आपको इस मैदान की स्थिति बतानी है कि यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है, ठीक है। दूसरी बात, स्वतंत्रता से पूर्व इस मैदान को क्या बोलते थे? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसको गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। अब देखो इस मैदान की से मान लो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की आकृति अपन ने बताई थी, तो वो था एक चाप के आकार के रूप में। और ये जो मैदान है ना, ये मैदान ऐसे फैला हुआ है हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उसके मध्य ऐसे फैला हुआ है। तो ये आकृति कैसी हो गई? एक धनुष के आकृति जैसी हो गई। तो इसकी आकृति कैसी है? ये एक धनुष की आकृति की जैसे फैला हुआ है। अब देखो इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 2400 किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। वो मैंने आपको बता दिया था, जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये लगभग फैला हुआ है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई कहीं कहीं तो आपको 150 मिलेगी और कहीं कहीं आपको मिलेगी 480। तो इसकी चौड़ाई में आप लिख देना कि यह 150 से लेकर 480 मीटर तक चौड़ा है। 150 से लेकर 480 मीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको पहले बेसिक में डालनी है। बेसिक में क्या डालोगे? सबसे पहले तो इसकी स्थिति बताओगे कि जो उत्तर का जो मैदान है वो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य के अंतर्गत फैला हुआ है, धनुष के रूप के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्रता से पहले इस मैदान को अपन गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में सिंधु की कुछ सहायक नदियां पाकिस्तान में चली गई, इसलिए इस मैदान को गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदान कहा जाता है, ठीक है। यह मैदान कुल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 से लेकर 480 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तो ये तो है इस मैदान के अंतर्गत आपको सामान्य के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद में अपन जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसके अपन वर्गीकरण की बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि अपन ने हिमालय का पढ़ा था ना भौगोलिक वर्गीकरण, वैसे इस भौगोलिक और प्रादेशिक वर्गीकरण, वैसे ही ये जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको भी अपन दो दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो इसका भौगोलिक वर्गीकरण और दूसरा इसका है प्रादेशिक वर्गीकरण। तो पहले अपन भौगोलिक वर्गीकरण की बात करेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण। क्या डालना आपको? भौगोलिक वर्गीकरण। उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण। उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण आपको ये हेडिंग डालना है। अब देखो पहले तो मैं आपको इसको नाम बताता हूं कि भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको भौगोलिक दृष्टि से उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो इसका आता है भाबर। पहला इसका जो भाग आता है वो है भाबर। पहला जो इसका पार्ट है उसको अपन बोलते हैं भाबर। और सेकंड इसका जो पार्ट आता है उसको अपन बोलते हैं तराई। फिर आता है इसका खादर और फिर 4 नंबर पे आता है बांगर, ठीक है ना। एक डेल्टा और आएगा वो भी आपको बता देंगे। तो ये
डालवा की उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका भौगोलिक वर्गीकरण। उसमें 1 नंबर पे है भाबर, 2 नंबर पे तराई, 3 नंबर पे खादर और बांगर। अब देखो मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज होती है। जैसे मान लो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। अपन ने जो पर्वतीय प्रदेश लास्ट में जो अपन ने पढ़ा था हिमालय का सबसे नीचे नीचे था, वो थी शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक ये था सबसे लास्ट का। अब देखो सबसे पहले अपन भाबर की बात करते हैं। तो जैसे ये भाबर है ये शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे स्टार्ट होता है, मतलब यहां से जैसे मान लो ऊपर से नदियां निकलती आ रही है, यहाँ ये स्टार्ट होता है सबसे पहले भाबर 8 से 12 किलोमीटर। उत्तर क्या देना है कि पर्वत पदीय मतलब हिमालय की जो शिवालिक पहाड़ियों से आगे वाला 8 से 12 किलोमीटर वाली जो चौड़ी संकीर्ण जो पट्टी है उसको भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इसको भाबर प्रदेश के नाम से क्यों जाना जाता है कि जैसे मान लो कि हिमालय से नदियां उतरेगी, ठीक है, तो अपने साथ क्या लेके आएगी, कंकड़ पत्थर ये सारे अवसाद लेके आएगी। क्या लेके आएगी, अवसाद अपने साथ लेके आएगी। और वो अवसादों को क्या है कि यहां इस वाले क्षेत्र में इसको जमा करेगी, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे अवसाद है इस वाले क्षेत्र में इसको जमा कर रही है, ठीक है। तो ये जो संकीर्ण पट्टी होगी 8 से 12 किलोमीटर वाली, इसको अपन भाबर बोलते हैं। अब देखो ये भाबर होता है, इसमें से मान लो मोटा मोटा, जैसे मान लो ये मोटे मोटे इसमें पत्थर अपने साथ लेके आती है नदियां, ठीक है ना। तो जल देखो इसके नीचे से बहता है, नदी का जल क्या है इन पत्थरों से नीचे से बहता है। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि इसके अंतर्गत जो जल होता है वो ये जो अवसाद है उनके नीचे से बहता है। और ये कृषि के लिए जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए अनुपयोगी है, मतलब अनुपजाऊ है। क्यों, क्योंकि पूरा पथरीला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। तो ये तो 1 नंबर पे था भाबर। अब भाबर से आगे वाला भाग, भाबर से आगे वाले भाग की बात करेंगे अपन तराई की। भाबर से आगे वाले भाग की अपन बात करेंगे तराई। अब देखो ये तो हो गया वो, अब इसके आगे तराई वाला क्षेत्र स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ नदी का वेग तीव्र था इसलिए कंकड़ पत्थर, और फिर क्या है नदी का वेग थोड़ा सा क्या है कम होना स्टार्ट होता है, इसलिए वो कंकड़ पत्थर को जमाना स्टार्ट कर देती है। अब देखो यहां से वापस, जैसे मान लो पत्थर बड़े बड़े यहीं रुक गए, यहां से वापस नदी क्या है वापस धरातल पर प्रवेश करती है, मतलब वापस क्या है ऊपर की तरफ दिखाई देती है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। उसके बाद में आता है खादर, ठीक है ना। खादर तो कौन सा होता है, एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। तो खादर कौन सा होता है, खादर होता है नवीन जो जलोढ़, जैसे मान लो कि नदी, ठीक है, ये हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ नदी आप वो मिट्टी जला दी, नवीन जो जलोढ़ होता है उसको अपन खादर बोलते हैं। और जो पुराना जलोढ़ है प्राचीन जलोढ़ है उसको अपन बांगर कहा जाता है। और लास्ट में क्या होती है, लास्ट में जैसे मान लो कि नदी जैसे यहां से निकली है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा है भाबर प्रदेश। उसके बाद में तराई, तराई के बाद में कौन सा है खादर, और खादर के बाद में नदी क्या है सागर में गिरना स्टार्ट कर देती है। तो सागर में गिरने से पहले नदी ऐसे फैल जाती है, फैलती हुई आकृति में आपको दिखाई देती है। तो ऐसी जो आकृति बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं डेल्टा कहा जाता है। तो ये तो था अपना जो मैदान था ना उसका भौगोलिक वर्गीकरण, जो मैदान था ना उसका भौगोलिक वर्गीकरण। एक बार दोबारा से देख लो। सबसे पहले इसका वाला भाग कौन सा था, सबसे पहले इसका वाला भाग था भाबर। पहला भाग कौन सा था, भाबर। भाबर क्या बताओगे कि शिवालिक पहाड़ियों से आगे वाला मतलब कि 8 से 12 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र होता है वो भाबर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि नदियां अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आती है और उन कंकड़ पत्थरों को क्या है इस क्षेत्र के अंतर्गत जमा कर देती है। इससे एक संकीर्ण पट्टी बनती है, उसको अपन भाबर बोलते हैं। ये कृषि के लिए अनुपयोगी है। क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता है। दूसरा तराई क्षेत्र। तराई वाला क्षेत्र इस भाबर के कौन से वाले भाग में, दक्षिण, भाबर के दक्षिण वाला भाग है, वहां से तराई का क्षेत्र स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, ये जो तराई वाला क्षेत्र नहीं क्या, ये तराई वाला क्षेत्र आपको जैसे मान लो कि आपको उत्तराखंड वगैरह इसके अंतर्गत आपको ज्यादा देखने को
मिलता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत ये क्षेत्र आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसमें क्या होती है, नदियां जैसे मान लो कि वो जो पत्थर वगैरह थे उनसे निकलकर वापस धरातल पर प्रकट होती है, तो वो तराई वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद में खादर, नवीन जलोढ़ और बांगर क्या होता है, पुराना जलोढ़ होता है। डेल्टा जो नदियां क्या है सागर में गिरने से पहले क्या है फैल जाती है एकदम से, और जो फैलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फैलने से बाद में एक डेल्टा जैसी आकृति बनती है, वो क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो ये हो गया जो आपका विशाल मैदान था उसका भौगोलिक वर्गीकरण। आगे आपको हेडिंग डालना है विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। हेडिंग डालना है विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो देखो विशाल मैदान के प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर इसको मुख्य रूप से वही 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 1 नंबर पे तो आपको डालना है पंजाब, पंजाब व हरियाणा, पंजाब व हरियाणा का मैदान। 1 नंबर पे आपको डालना है पंजाब और हरियाणा का मैदान। 2 नंबर पे आपको डालना है गंगा का मैदान, और 3 नंबर पे आपको डालना है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और 4 नंबर पे आपको डालना है 4 नंबर पे आपको डालना है गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये कौन सा है, ये है विशाल मैदान का प्रादेशिक, विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण है। ठीक है ना। और इसका जो अपन जो विस्तृत जानकारी है वो अपन आगे की क्लास में करेंगे।